हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्री सा विजुअल आर्ट गैलरी में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मानुषी बुद्ध की प्रतिमाओं के बारे में। और इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ध्यानी बुद्ध की जितनी भी प्रतिमाएं हैं उनके बारे में, और ध्यानी बुद्ध कितने होते हैं उन सब के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल देकर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आई होप वो वाली वीडियो आपको पसंद आई हो। और जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वैसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मानुषी बुद्ध और जितने भी बोधिसत्व हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मानुषी बुद्ध और ध्यानी बुद्ध से संबंधित, वो सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ इसे शेयर भी करते चलें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं मानुषी बुद्ध की प्रतिमाओं के बारे में। और फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में बुद्ध से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उसके अलावा जितने भी फाइन आर्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं उन सब में भी पूछे जाते हैं। तो ये यूजीसी नेट के अलावा भी जो लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या केवीएस, एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है मानुषी बुद्ध बोधिसत्वों के मुख्य रूपाधिकारी प्रतिनिधित्व है जो सामान्य मनुष्यों की तरह जन्म लेकर अपना कार्य करते हैं। सामान्य मनुष्यों की तरह ही अपना कार्य करते हैं ये। और मानुषी बुद्धों की कई सूची में इनकी संख्या कितनी है? 32 है। किंतु इनमें की जो अंतिम 7 मानुषी बुद्ध हैं वो ही मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट माने गए हैं। तो हम बात कर लेते हैं 7 मानुषी बुद्ध जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो इन 7 मानुषी बुद्ध के जो नाम हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। सबसे पहले है विपश्यी। ये कालक्रम में दिया हुआ है क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस में पूछ लेता है। तो सबसे पहले हैं विपश्यी, फिर हैं शिखी, विश्वभू, कुकुछंद, कनक मुनि, कश्यप, देन लास्ट आ जाएगा शाक्य सिंह, गौतम बुद्ध। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप नोट करते चलें। फिर है अतः वर्तमान युग में चल रहे ध्यानी बुद्ध में अमिताभ हैं। जो मैंने यहाँ पे से ध्यानी बुद्ध के बारे में डिस्कस किया था इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें मैंने पंच ध्यानी बुद्ध का वर्णन भी किया था कि अमिताभ, अक्षोभ्य, वैरोचन, अमोघ सिद्धि, रत्न संभव, वज्रसत्व, ये जो मैंने ध्यानी बुद्ध आपको बताए थे उनमें से जो वर्तमान युग में चल रहा है ध्यानी बुद्ध, उनमें सबसे पहले किसका नाम लिया गया है? अमिताभ का। फिर हम बोधिसत्व में बात करें तो बोधिसत्व में 3 बोधिसत्व मुख्य रूप से बताए गए हैं, मैत्रेय, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर। और जो वर्तमान युग में चल रहा है उसमें बोधिसत्व में सबसे प्रमुख माना गया है अवलोकितेश्वर। और मानुषी बुद्ध में हम बात करें तो मानुषी बुद्ध में जो लास्ट है 7वें नंबर पे गौतम बुद्ध, ये वर्तमान युग में चल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। फिर है कुषाण काल में मथुरा और गांधार में मानव रूप में बुद्ध का अंकन प्रारंभ होता है, और गुप्त काल में मथुरा, सारनाथ एवं बिहार के सुल्तानगंज, भागलपुर में अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। जो गुप्त काल की काफ़ी इंपॉर्टेंट मूर्ति मानी गई है, ये भी पूछा गया है। ये जो गुप्त काल की बुद्ध की मूर्ति है ये ताम्र में प्राप्त हुई है, यानी धातु से प्राप्त हुई है। ये बिहार के भागलपुर जिले से मिली है, और ये अभय मुद्रा में है। और बताया गया है इसका साइज कि ये 7 फीट की मूर्ति है। फिर नेक्स्ट है, नोट करके यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि हीनयान के अनुसार मानुषी बुद्ध जो हैं वो 24 हैं, और महायान के अनुसार मानुषी बुद्ध हैं 32। यहाँ पे बुद्ध की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे होना चाहिए बुद्ध। तो फ्रेंड्स, हीनयान के अनुसार 24 है और महायान के अनुसार है 32। फिर नेक्स्ट है मानुषी बुद्ध की प्रतिमाएं कहाँ कहाँ प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए राजकीय संग्रहालय मद्रास, राजकीय संग्रहालय मद्रास से प्राप्त हुए हैं बुद्ध की ध्यानस्थ मूर्ति, जो कहाँ से प्राप्त हैं? कांस्य से। ये माध्यम है इनका। फिर है बोधगया, नालंदा, कुर्कीहार से प्राप्त है बुद्ध की मूर्ति, और एलोरा गुफा नंबर 10 से प्राप्त है बुद्ध की मूर्ति जो आभूषणों से
युक्त है। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको चार्ट में डिवाइड कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। फिर है अजंता की गुफा संख्या 20 और 26 से ध्यानस्थ बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है और श्रीलंका के गल बिहार से प्राप्त है बुद्ध की विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध की मूर्ति। फिर नेक्स्ट है बोधिसत्व। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बोधिसत्व का शाब्दिक अर्थ जान लेंगे कि बोधिसत्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बोधिसत्व का शाब्दिक अर्थ बोध प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, क्योंकि फ्रेंड्स बोध प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जो भी व्यक्ति है वो बोधिसत्व कहलाता है। ऐसे बहुत सारे हैं जिनको बोधिसत्व की संज्ञा मिली है, उनको बोधिसत्व के नाम से पुकारा भी जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है प्रमुख ध्यानी बुद्ध और उसकी शक्ति से उत्पन्न अलग अलग बोधिसत्व माने जाते हैं और वेनसांग के समय नागार्जुन, अश्वघोष, मैत्रेयनाथ, आर्यदेव जितने भी ये हैं इन सभी को बोधिसत्व के नाम से पुकारते थे। और ये किसके समय पे थे? वेनसांग के समय में। तो वेनसांग के समय में नागार्जुन, अश्वघोष, मैत्रेयनाथ, आर्यदेव इन सब को बोधिसत्व के नाम से जाना जाता था। और बोधिसत्व की कल्पना बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। और बोधिसत्व मुख्यतः 5 हैं जिन्हें हम ध्यानी बुद्धों के अंतर्गत मानते हैं। अगर हम ऐसे देखिए बोधिसत्व तो काफ़ी हैं, लेकिन मुख्य रूप से बोधिसत्व 5 होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ध्यानी बुद्ध मुख्य रूप से 5 होते हैं, लेकिन आगे चलकर उस सूची में 6ठे नंबर पर वज्र सत्व को जोड़ दिया गया था। वैसे ही बोधिसत्व में सबसे लास्ट में घंटापाणी जो वज्र सत्व की बोधिसत्व माने जाते हैं, तो उनको भी मेंशन कर दिया गया था 6ठे स्थान पे, लेकिन मुख्य रूप से कितने माने जाते हैं? 5। तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो 5। और इसके पहले जो मैंने वीडियो डिस्कस किया था आपके साथ, उसमें मैंने बोधिसत्व, ध्यानी बुद्ध, उनके तत्व, उनके वाहन और उनके प्रतीक जितने भी उनमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे उन सभी को मैंने चार्ट वाइज आपसे डिस्कस किया था। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो ये वीडियो पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से हैं बोधिसत्व। तो सबसे पहले हैं पद्मपाणि जो अमिताभ के माने जाते हैं। फिर हैं वज्रपाणि यानी अक्षोभ्य। फिर हैं सामंत भद्र यानी वैरोचन के। वैरोचन यहाँ पे क्या है? ध्यानी बुद्ध है। और सामंत भद्र क्या है? बोधिसत्व हैं। फिर है विश्वपाणि यानी कि अमोघ सिद्धि। फिर है रत्नपाणि यानी कि रत्न संभव। फिर है घंटापाणि यानी वज्र सत्व। तो यहाँ पे मैंने आपसे ध्यानी बुद्ध भी डिस्कस कर लिया और उनके बोधिसत्व भी डिस्कस कर लिया। फिर है मध्य युग में बोधिसत्व की स्थानक यानी कि खड़ी मुद्रा, स्थानक और आसन यानी खड़ी और बैठी दोनों की मुद्राओं में प्रतिमाएं निर्मित की गई हैं। फिर है बोधिसत्व के अनेक रूप, क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया कि बोधिसत्व तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य रूप से 5 हैं और आपके सिलेबस में मुख्य रूप से 3 बताए गए हैं जिनमें है मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय। तो इनके बारे में हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हैं मंजूश्री। यहाँ पे मैंने मूर्ति भी मेंशन कर रखी जिससे आपको देखकर ये पता हो सके कि मंजूश्री की मूर्ति कैसी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है चित्र को देखकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये है चित्र, मंजूश्री की मूर्ति है जो 8वीं से 9वीं शताब्दी की मानी जाती हैं। फिर है यहाँ पे मंजूश्री महायान संप्रदाय के अत्यंत प्रतिष्ठित बोधिसत्व हैं और मंजूश्री का संबंध किससे है? विद्या से है। जैसे हिंदू धर्म में सरस्वती का संबंध विद्या से माना जाता है, वैसे ही मंजूश्री का संबंध विद्या से माना गया है। और यहाँ पे देखिए मैंने फ्रेंड्स एक नोट करके दिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मंजूश्री नामक व्यक्ति चीन के निवासी थे, क्योंकि एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग कर दिव्य बोधिसत्व के रूप में आविर्भूत हो गए। क्योंकि एक व्यक्ति थे जो चीन में निवास करते थे और इन्होंने अपना क्या किया? नश्वर शरीर को त्याग दिया और बोधिसत्व के रूप में बन गए। और इस प्रकार प्रतीत होता है कि मंजूश्री एक पुरुष थे और 3य शताब्दी के बाद उनकी स्थापना
बोधिसत्व के रूप में मानी जाती है। जिस प्रतिमा में, अब यहाँ पे देखिए, इसको फ्रेंड ज़रूर देखिए ध्यान से, क्योंकि ये पहचाने जाएंगे कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि बोधिसत्व कैसे होते हैं। आप अगर मूर्तियों को देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि ये बोधिसत्व है। तो देखिए इस लाइन से आपका क्लियर हो जाएगा कि जिस प्रतिमा के सिर पर ध्यानी बुद्ध की सूक्ष्म प्रतिमूर्ति नहीं है उसे स्वतंत्र मंजूश्री बोधिसत्व माना जाता है। तो उनको आप देख के बता देंगे कि ये मंजूश्री बोधिसत्व हैं। फिर नेक्स्ट है, मंजूश्री की प्रतिमा इन सभी स्थानों से प्राप्त हुई हैं, जैसे सारनाथ, बिहार, नालंदा, बंगाल, नेपाल, इंडियन म्यूजियम, कोलकाता। और फ्रेंड्स ये मंजूश्री के तो प्रसिद्ध स्थान माने ही जाते हैं। ये जो भी मैंने आपसे ये स्थान डिस्कस किया है ये बुद्ध के मुख्य रूप से माने जाते हैं, क्योंकि ये बुद्ध के जितने भी पौराणिक कथाओं का वर्णन हुआ है, सारनाथ में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है, नालंदा, बंगाल, नेपाल, इंडियन म्यूजियम, कोलकाता, इन सभी जगहों से हुआ है। क्योंकि ये जो बोधिसत्व हैं ये बुद्ध के ही बोधिसत्व माने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे बुद्ध के पौराणिक कथाओं का अंकन हुआ होगा वहीं पे बोधिसत्व का भी वर्णन किया गया होगा। फिर नेक्स्ट है अवलोकितेश्वर। ये आप लोगों ने मूर्ति देखी होगी, काफ़ी प्रसिद्ध मूर्ति है अवलोकितेश्वर की। तो फ्रेंड्स ये है मूर्तियों के बारे में। और अजंता में जो भित्ति चित्रण है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर यानी पदमपाणी अवलोकितेश्वर जो है वो गुफा संख्या 1 में है। और ये जो अवलोकितेश्वर है ये 9वीं से 10वीं शताब्दी की मानी गई हैं। और इसका कालक्रम भी पूछा जाता है कि जो बोधिसत्व हैं ये इनका कालक्रम में लगाइए। जैसे दे दिया अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय, इनको कालक्रम में भी पूछता है, तो वो भी मैं आपसे भी डिस्कस करूंगी। फिर है बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर सबसे अधिक लोकप्रिय हैं और महायान ग्रंथों में अवलोकितेश्वर के विभिन्न नाम दर्शाए गए हैं। तो हम देख लेते हैं कौन से विभिन्न नाम हैं। तो जैसे कि अमिताभ, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि अमिताभ जो हैं इनके बोधिसत्व क्या है, पदमपाणी यानी अवलोकितेश्वर पदमपाणी। तो कहीं कहीं पे यानी कि महायान ग्रंथों में कहा गया है अमिताभ, बोधिसत्व, पदमपाणी, अवलोकितेश्वर। तो इन सभी का वर्णन कहाँ किया गया है, महायान ग्रंथों में किया गया है। किसके बारे में, अवलोकितेश्वर के बारे में। और भगवान अवलोकितेश्वर नामक बोधिसत्व के रूप में अवतरित हुए जिनका मुख्य कार्य है जनहित के लिए चारों दिशाओं को देखना। क्योंकि इनका ये मुख्य कार्य है कि लोक कल्याण के लिए यानी जनहित के लिए चारों दिशाओं को देखना। और यहाँ पे अवलोकितेश्वर की प्रतिमाओं का वर्णन कहाँ कहाँ हुआ है ये भी मैंने मेंशन कर रखा है। तो गुप्तकालीन सारनाथ में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है। नेपाल के बौद्ध बिहार में 300 वर्ष पुराने अवलोकितेश्वर की 108 रूपों में चित्र हैं, यहाँ पे चित्र दर्शाया गया है। और राज्य संग्रहालय लखनऊ में अवलोकितेश्वर की प्रतिमाएं हैं। और पटना संग्रहालय में अवलोकितेश्वर की धातु प्रतिमा है। और कुर्कीहार में अवलोकितेश्वर की धातु प्रतिमा प्राप्त हुई है। और स्टुअर्ट ब्रिज संग्रहालय में अवलोकितेश्वर की एक मूर्ति है जो कैसी है, खड़ी दर्शाई गई यानी स्थानक मूर्ति में दर्शाई गई है। फिर है बोस्टन संग्रहालय में अवलोकितेश्वर की 2 प्रतिमाएं प्राप्त हैं। फिर है आगे इंडियन म्यूजियम कोलकाता में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है। और काठमांडू नेपाल के बुद्ध विहार में अवलोकितेश्वर की 108 रूपों में चित्र दर्शाए गए हैं। जो सबसे पहले अभी मैंने आपसे डिस्कस किया यहाँ पे नेपाल के बुद्ध विहार में, यहाँ पर भी 108 प्रतिमा है यानी चित्र हैं। और यहाँ पर भी 108 चित्र हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैत्रेय प्रतिमा। यहाँ पे मैंने मैत्रेय की प्रतिमा भी मेंशन कर रखा है जो भविष्य में होने वाले बुद्धों की गणना में आते हैं। और कहा गया है ये भविष्य में होने वाले बुद्ध हैं और ये गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। और जो ये मैत्रेय शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैत्रेय शब्द किससे लिया गया है तो ये संस्कृत भाषा है। और मैत्रेय भविष्य में होने वाले बुद्ध हैं। फिर नेक्स्ट है शाक्त बुद्ध। यहाँ शाक्त नहीं होगा, यहाँ पे केवल बुद्ध होगा। बुद्ध के निर्माण के 4000 वर्ष बाद पृथ्वी पर मानव रूप में इनका
अवतार होगा। और फ्रेंड्स, मैत्रेय प्रतिमा का निर्माण कुषाण काल में मथुरा और गांधार दोनों में हुआ है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कुषाण काल में गांधार और मथुरा दोनों में मैत्रेय का वर्णन किया गया है मुख्य रूप से। और मुख्य रूप से प्रतिमाओं का वर्णन ही कुषाण काल से ही माना जाता है। और मौर्य, शुंग, इन दोनों वंशों में केवल बुद्ध से संबंधित जातक कथाओं का वर्णन उनके प्रतीक के रूप में अंकन होता था, ना कि मूर्ति के रूप में। फिर नेक्स्ट है, गैटे महोदय के विचार से भारतीय कला में मैत्रेय धर्म चक्र प्रवर्तन रूप में प्रदर्शित है। और मैत्रेय का प्रतीकात्मक उष्णीय है, यहाँ पे मैत्रेय मेंशन हो गया, ये मैत्रेय हैं और इनका जो प्रतीकात्मक है वो क्या है, उष्णीय है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसके पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ज़रूर देख लें। अगर आपने उसको देख लिया तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। कटरा मथुरा से प्राप्त, यहाँ फ्रेंड्स जो मैंने कटरा यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये मथुरा को ही कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड आपने पढ़ा होगा मथुरा के कंकाली टीला। तो यहाँ पे मैंने कटरा मेंशन कर रखा है क्योंकि कभी कभी कटरा के भी नाम से दे देता है। तो यहाँ पे मैंने कटरा और मथुरा दोनों डाल रखा है जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा कुषाण काल की है और इसका मथुरा शैली में वर्णन हुआ है, जो दोनों हाथ गोद में और बंद आँखें ध्यान अवस्था का प्रतीक माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, कुषाण काल में मथुरा विद्यालय कला के उच्चतम शिखर पर था और सबसे विशिष्ट कार्य इस काल के दौरान ही माना जाता है। और सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा एक प्राचीन विशाल ताम्र प्रतिमा है। ये लाइन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर आप देखें और इनकी जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उनको आप ज़रूर मेंशन कर लें, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सुल्तानगंज की बुद्ध की प्रतिमा एक प्राचीन ताम्र प्रतिमा है जो 1861 ईस्वी में बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज में ईस्ट इंडिया रेलवे के निर्माण के समय खुदाई में मिली। और यह अभय मुद्रा में निर्मित प्रतिमा है जो ब्रिटिश संग्रहालय, एक नाम और है बर्मिंघम संग्रहालय, बर्मिंघम में सुरक्षित है। और इसका निर्माण 6वीं शताब्दी मानी जाती है और इसकी ऊंचाई 2.3 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है और इसका साइज़ है 7 फीट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऊंचाई और इनकी चौड़ाई में भी बताया गया है कि ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। और ये जो इनका साइज़ है यानी कि इनकी लंबाई चौड़ाई पूरा लेकर बताया गया है, ये 7 फीट की मानी जाती है। फिर है, सारनाथ स्थित बुद्ध की प्रतिमा चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगी कि जो सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा है वो चुनार बलुआ पत्थर से है। और जो शुंग वंश में भरहुत से प्राप्त बुद्ध की जितने भी अंकन हुए हैं, उनके प्रतीक के जितने भी अंकन, जितनी भी प्रतीकों को उकेरे गए हैं, वो किसका वर्णन वहाँ पे हुआ है, तो वहाँ पे भी लाल बलुआ पत्थर का अंकन है और यहाँ पे चुनार बलुआ पत्थर का है। सारनाथ में चुनार बलुआ पत्थर का है और भरहुत में लाल बलुआ पत्थर का माना गया है। और फ्रेंड्स कुषाण काल में गांधार में ग्रे चिस्ट पत्थर का है और मथुरा में क्या है, लाल बलुआ पत्थर का है। तो ये आप ज़रूर याद रखिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि किस किस वंश में किन किन पत्थरों से मूर्तियों को बनाई गई है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सारनाथ स्थित बुद्ध प्रतिमा जो है वो चुनार बलुआ पत्थर की बनाई गई है और भरहुत की बनाई गई है लाल बलुआ पत्थर से, और गांधार की ग्रे चिस्ट से बनी हुई है और मथुरा में किससे बनी है, लाल बलुआ पत्थर से बनी है। फिर नेक्स्ट है, फ्रियान बनाल द्वारा समर्पित मथुरा का बोधिसत्व नामक प्रसिद्ध कुषाण मूर्ति पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर सुरक्षित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, गांधार शैली के बुद्ध प्रतिमाओं में भूमि स्पर्श, ध्यान मुद्रा यानी ध्यान और धर्म चक्र प्रवर्तन, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया, यहाँ पे आप कॉमा लगा दीजिए। तो भूमि स्पर्श, ध्यान मुद्रा, धर्म चक्र प्रवर्तन, अभय मुद्रा, वरद, इन सभी मुद्राओं का प्रदर्शन मिलता है। इस शैली में बुद्ध प्रतिमा विज्ञान में अक्षोभ्य द्वारा, यहाँ पे देखिए
अक्षोभ्य के द्वारा भूमि स्पर्श मुद्रा दर्शाया गया है, अतः ध्यानी बुद्ध में अक्षोभ्य की मुद्रा भूमि स्पर्श कहलाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब मैंने आपसे ध्यानी बुद्ध डिस्कस किया था तो उनमें जितने भी मुद्राएं हैं उनको भी मैंने डिस्कस किया है, तो उनको आप ज़रूर अपने नोट्स में तैयार कर लें। क्योंकि अगर वो आपने चार्ट अपनी नोट्स में तैयार कर लिया तो उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है और मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने कहा था सभी संघातित वस्तुओं का विनाश होता है, अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्ण प्रयास करो। फिर है, बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी शरीर धातु के 8 भाग किए गए और प्रत्येक भाग पर स्तूप बनवाया गया और महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर को 8 दावेदारों में बांट दिया गया। अतः विशालकाय महापरिनिर्वाण जो बुद्ध है वो अजंता और कुशीनगर में स्थित है। क्योंकि विशालकाय महापरिनिर्वाण की जो बुद्ध प्रतिमाएं हैं वो मुख्य रूप से दर्शाई गई हैं अजंता और कुशीनगर में। क्योंकि फ्रेंड्स, कुशीनगर उनका क्या है, जो उनका मृत्यु हुआ था यानी महापरिनिर्वाण हुआ था वो स्थल माना जाता है कुशीनगर। ये रहे मानुषी बुद्ध और बोधिसत्व से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है, कोई भी ऐसे सेंटेंस हैं या फिर कोई भी ऐसा पैराग्राफ है जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करके बताऊँगी। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ईयर भी मेंशन कर रखा है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं से जुड़े स्थानों के सही अनुक्रम। तो इसका है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। ये इनका कालक्रम है। क्योंकि फ्रेंड्स, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, बोधगया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और प्रथम उपदेश दिया इन्होंने सारनाथ में, और इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में। और ये पूछा गया था जून 2011 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानगंज में पाई गई गुप्त काल की तांबे की बुद्ध मूर्ति किस मुद्रा में प्रदर्शित है? तो ये प्रदर्शित है अभय मुद्रा में। और ये सारी मुद्राएं भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, तो उनको आप ज़रूर देख लें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभय मुद्रा, और ये पूछा गया था दिसंबर 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस माध्यम में गढ़ी गई? तो इसका राइट आंसर है चुनाल बलुआ पत्थर, और ये आया था दिसंबर 2011 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रियान बलाल द्वारा समर्पित मथुरा का बोधिसत्व प्रसिद्ध कुषाण मूर्ति किस संग्रहालय में है? तो ये है पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ, जो आया था दिसंबर 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में किसके द्वारा भूमि स्पर्श दर्शाया गया? तो इसका राइट आंसर है अक्षोभ्य, और ये है दिसंबर 2014। तो फ्रेंड्स, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप बिल्कुल ना छोड़ें, इनको एकदम तैयार कर लें, इनकी नोट्स आप एकदम बढ़िया से तैयार कर लें। फिर है नेक्स्ट, मूर्ति कलाओं के सही क्रम। तो इसमें है अवलोकितेश्वर, रत्नागिरी, फिर है बुद्ध कुर्कीहार, अवलोकितेश्वर अलची, द लास्ट है बाहुबली, जो प्राप्त है श्रावण बेल गोला से। और ये आया था क्वेश्चन जून 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें जिनमें बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, महापरिनिर्वाण कुशीनगर, धर्मचक्र प्रवर्तन इसी पत्तन, अभिनिष्क्रमण कपिल वस्तु। ये है जून 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध भारत में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अजंता और कुशीनगर में, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, और ये पूछा गया था जुलाई 2016 में। फिर नेक्स्ट है, बौद्ध प्रतिमा लक्षण किसे दर्शाती है? तो ये सभी को पता होगा कि बौद्ध प्रतिमा लक्षण किसे दर्शाती है? बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाओं को, और ये पूछा गया था जुलाई 2016 में। फिर नेक्स्ट है, सही मिलान, उपदेश देते हुए बुद्ध, ये प्रतिमा प्राप्त हुई है पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ, और ये है नवंबर 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का चित्र संबंधित है? तो ये संबंधित है अजंता गुफा संख्या 1 से, ये है जून 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस पुरातात्विकता का नाम क्या है जिसने मध्य एशिया में मिरन के बौद्ध मठों के अवशेषों की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर है सर आरएल स्टाइन। और ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2018 में। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ 12 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इनको मैंने पूरे 10 सालों के क्वेश्चन पेपर से निकाल कर मेंशन कर रखा है इसमें, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, क्योंकि 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हर एक टॉपिक के क्वेश्चन को ढूंढ कर उनको अलग से मेंशन करना ये काफ़ी टाइम टेकिंग वाला वर्क है। तो इन सबको मैंने मेंशन इसमें कर रखा इसलिए क्योंकि अगर मैं आपसे कोई भी टॉपिक डिस्कस करती हूँ तो उसके प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उससे संबंधित कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देता है कि नोट्स के बाद ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें मैं इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करूँगी, जिनमें अब मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जैन प्रतिमाओं के बारे में। तो ये मैंने बौद्ध प्रतिमाएं कंप्लीट कर दी है। इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने कवर कराया है आधा चैप्टर, तो उन दोनों वीडियो को आप अच्छे से देख लें। और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगी वो है जैन प्रतिमाओं के बारे में। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।